नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सरकारी तेल कंपनियों ने आज गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 14.2 केजीज के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 50 रुपये का इजाफा किया गया है। हैदराबाद में बिना सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर अब 50 रुपये महंगा होकर 871 रुपये 50 पैसे 871 रुपीज़ 50 पैसा हो गया है। कल तक इसकी कीमत 821 रुपये 50 पैसे थी, जबकि जनवरी में इसके दाम 746 रुपये 50 पैसे थे। यानी 2021 में ही रसोई गैस सिलेंडर 125 रुपये महंगा हुआ है। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के खिलाफ वैक्सीनेशन का तीसरा फेज आज से शुरू हो गया। इस फेज में 60 साल से जायद और 45 साल से ज़्यादा उम्र के संगीन बीमारियों से मुतासरा लोगों को शामिल किया जा रहा है। जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 60 साल होने वाली होगी, वो भी इस बार टीका लगवा सकेंगे। इसके लिए कोविन 2 पोर्टल के साथ ही आरोग्य सेतु पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। जिन लोगों की उम्र 60 साल या ज़्यादा है, उन्हें रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन के वक्त ID कार्ड साथ रखना होगा। 45 से 60 साल के जिन लोगों को संगीन बीमारियां हैं, उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। हुकूमत ने इसके लिए डिक्लेरेशन फॉर्मेट के साथ इस क्राइटेरिया में आने वाले 20 बीमारियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस फॉर्म को डॉक्टर से सर्टिफाई करवाना होगा। तीसरे फेज में 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। इसके साथ ही 45 से 60 साल की उम्र के ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगेगी जो संगीन बीमारियों से जूझ रहे हैं। अगर हम पूरे मुल्क का जायजा लें तो मरकजी हुकूमत का अंदाजा है कि करीब 27 करोड़ लोग इस कैटेगरी में आते हैं। पहले डोज लेने वाला 29वें दिन दूसरा डोज के लिए भी इसी पोर्टल पर बुकिंग करा सकता है। लेकिन अगर कोई बेनिफिशियरी पहली डोज की बुकिंग रद्द करता है तो उसके दोनों डोजेस की बुकिंग रद्द हो जाएगी। करीब 12,000 सरकारी अस्पतालों में ये टीका फ्री में लगेगा। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन के लिए 250 रुपये अदा करने होंगे। इसमें 150 रुपये टीके के लिए है और 100 रुपये सर्विस चार्जेस हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना का पहला टीका लगवा लिया है। उन्हें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का डोज दिया गया। वो पीर की रोज सुबह आसाम का गमछा गले में डालकर दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहुंचे। यहां पुडुचेरी की पी निवेदा ने मोदी को टीका लगाया। इस दौरान केरल की सिस्टर रोसम्मा अनिल पास में खड़ी थी। इन तीनों रियासतों में 27 मार्च से 6 अप्रैल तक असेंबली इंतखाबात होने हैं। यानी मोदी जी ने कोरोना का टीका लगाया तो उसमें भी सियासत थी। दिल्ली एम्स में 3 साल से काम कर रही सिस्टर पी निवेदा ने बताया कि उनकी ड्यूटी वैक्सीन सेंटर पर लगी है। पीर की सुबह ही उन्हें बताया गया कि वजीर आजम टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद मोदी ने नर्स से कहा, लगा भी दिया और पता भी नहीं चला। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि वजीर आजम ने नर्सिंग ऑफिसर्स को उनके साथ बातचीत की, उनके साथ हंसी मजाक किया, उनसे लोकल लैंग्वेज में बात की और पूछा कि आप कहाँ की रहने वाली हैं। इससे नर्सिंग स्टाफ को सहूलियत हुई। वज़ीर आज़म ने वैक्सीन लगवाने के बाद सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की। इसके ज़रिए उन्होंने वैक्सीन को लेकर आम लोगों के मन में जो शुकूक है उन्हें दूर करने की कोशिश की। साथ ही अपोजिशन के उन कायदीन को भी मैसेज दिया जिन्होंने वैक्सीनेशन की मंजूरी की प्रोसेस पर सवाल उठाए थे। इस वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुलासा किया है। उन्होंने वाजे किया कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और इसे जितने लोग एलिजिबल हैं उन्हें ये वैक्सीन लगवाना चाहिए। देखिए, हमने शुरू से इस फैक्टर को बहुत गहराई से एड्रेस किया है
देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने वैक्सीनेशन लिया। उन्होंने लोगों से अपील की और उसके परिणाम स्वरूप जो हेजिटेंसी थी काफ़ी मात्रा में समाप्त हुई है। और लगातार इस विषय के ऊपर जितने भी हमारे कम्युनिकेशन के साधन हैं आज, सोशल मीडिया से लेकर और टेलीविज़न तक और दूसरे जितने भी माध्यम हैं, सबके माध्यम से हम बार बार ये बात एम्फेसाइज कर रहे हैं। और फिर मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि अब किसी भी प्रकार का मन में इसके बारे में संदेह ना रखें। आप चाहे गांव में रहते हैं, आप चाहे शहर में रहते हैं, आप चाहे झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहते हैं, आप चाहे आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, आपको अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं जिसको वैक्सीन दी जा रही है, तो वैक्सीन लगाना आपके स्वास्थ्य के लिए और बीमारी से ओवरऑल एक प्रकार से जो हम युद्ध लड़ रहे हैं 1 साल से, उसमें सफलता प्राप्त करने में ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा। जो साइड इफ़ेक्ट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं वो ना के बराबर है, बहुत मामूली साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कोई वैक्सीन साइट पर कोई स्वेलिंग हो गई, कोई मामूली सा हल्का फुल्का बुखार हो गया, जो कि साधारण वैक्सीनेशंस में भी कभी कभी होते हैं। और इन साइड इफ़ेक्ट्स का भी अगर परसेंटेज देखें जिन इनके कारण जो हॉस्पिटलाइजेशन इत्यादि हुआ होगा, तो वो 0.0000432 इस टाइप का नंबर है, जो कि नेग्लिजिबल है। दूसरी बात आपने जो डेथ के संदर्भ में कही, तो मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन के कारण कोई डेथ, क्योंकि जो भी डेथ होती है, अब किसी को वैक्सीन मिला, साथ में उसकी 1 दिन बाद या 4 दिन बाद या 10 दिन बाद डेथ हुई है, तो उसको आप वैक्सीनेशन के साथ नहीं लिंकअप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक डेथ को डिटेल में इन्वेस्टिगेट वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है और उसके लिए नीचे से लेकर और ऊपर तक हाई पावर। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 46 लाख से ज्यादा हो गया। 9 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 25 लाख 42 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दुनिया में 10% से भी कम लोगों में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी डेवलप हो पाई है। चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने बताया कि सिर्फ वैक्सीनेशन के जरिए ही हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में लगाई जा रही वैक्सीन कोरोना के सीवियर केसेस पर कारगर साबित हो रही है। माइल्ड डिजीजेस और बिना अलामत वाले इन्फेक्शन के खिलाफ वैक्सीन कितनी असरदार है, इस पर स्टडी की जा रही है। वहीं अमेरिका में सेंटर्स फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एडवाइजरी कमेटी ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। सीडीसी के मुताबिक अमेरिका में जॉनसन वैक्सीन 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को दी जा सकती है। 4 दिन बाद हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस कम होकर 16,000 से नीचे आ गए और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15,510 केसेस की रिपोर्ट है। हालांकि शिफाया मरीजों की तादाद कम रहने से एक्टिव केसेस की तादाद में इजाफा हुआ। दरअसल मुल्क में अब तक 1,43,01,266 अफराद को एंटी कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। पीर की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 15,510 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासर अफराद की तादाद 1,96,00,000 से ज्यादा हो गई। इससे कबल 25 फरवरी को 16,738, 26 फरवरी को 16,577, 27 फरवरी को 16,488 और 28 फरवरी को 16,752 केसेस रिपोर्ट हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 11,288 मरीज सेहतमंद हुए, जिससे शिफायाब होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 1,07,86,457 हो चुकी है। एक्टिव केसेस की तादाद 4,116 से बढ़कर 1,68,000 से ज्यादा हो गई। इसी अरसे के दौरान जानलेवा वबा से अमवात की तादाद 106 से बढ़कर मजमूई तादाद 1,57,157 हो गई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 116 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और एक भी मौत नहीं हुई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,98,923 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,634 है। जीएचएमसी के हदूद में 26 केसेस दर्ज हुए। वादिया कश्मीर में खुशगवार मौसम के बीच पीर के रोज करीब 1 बरस बाद 9वीं से 12वीं जमात के तुलबा के लिए स्कूल खुल गए और दरस व तदरीस का बाकायदा अमल बहाल हो गया।
वादी के कॉलेजों में गुज़िश्ता हफ्ते ही दर्स व तदरीस का अमल शुरू हुआ है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक वादी में 8वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल 8 मार्च से खुलेंगे। ताहम असातिज़ा को 1 मार्च से ही स्कूलों में हाजिर होने को कहा गया है। बता दें कि वादी में कमोबेश 2 बरस के बाद तालीमी सरगर्मियां बाकायदगी से शुरू हो रही हैं, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन से कबल मरकजी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के फैसलों के बाद वादी कश्मीर में पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नज़र बाकी मानदा सरगर्मियों के साथ साथ तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गई थी। अगरचे साल गुज़िश्ता माह मार्च में तालीमी सरगर्मियां बहाल होने लगी थी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से एक बार फिर तालीमी इदारे बंद हो गए थे और हुक्काम ने बाद में ऑफलाइन क्लासेस के जरिए मशअल इल्म को फरोजा रखा था। हुक्काम ने एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने के बाद अगरचे के सालाना इम्तिहानात का बहुस्न खूबी इनकाद अमल में लाया, लेकिन इम्तिहानात खत्म होने के बाद ही सरमाई तातीलात के ऐलान के पेश नज़र तालीमी इदारे फिर बंद हो गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे मुल्क में पहले से होती रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर ज़्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशन पब्लिक सेक्टर का है। अब वक्त आ गया है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी एक रोल होना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, पूरा साइकिल होना चाहिए। हमें किसानों को ऐसे ऑप्शंस देना चाहिए कि वो गेहूं चावल उगाने तक ही महदूद ना रहें। वज़ीर-ए-आज़म एग्रीकल्चर सेक्टर में बजट लागू करने को लेकर हुए वेबिनार को मुखातिब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें किसानों को ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे बीज मुहैया करवाने हैं जो ज़मीन के लिए कारगर हैं और जिनमें न्यूट्रिशन की तादाद ज़्यादा है। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा, नौजवानों को जोड़ना होगा। कोरोना के वक्त हमने देखा कि कैसे स्टार्टअप्स ने फलों और सब्जियों को लोगों के घरों तक पहुंचाया। देखा गया है कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स नौजवानों ने ही शुरू किए थे। करोड़ रुपया कर दिया है। इसमें भी पशुपालन, डेयरी और फिशरीज सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड की भी राशि बढ़ाकर 2 गुना कर दी गई है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ाकर अब 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट्स तक का उसको कर दिया गया है। देश की 1000 और मंडियों को ई नाम से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इन सारे ही निर्णयों में सरकार की सोच झलकती है, सरकार का इरादा महसूस होता है और साथ साथ सरकार के विजन का पता चलता है। और ये सारी बातें आप सबके साथ चर्चा में से उभरी हुई है, जिसको हमने आगे बढ़ाया है। लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया गया होगा। अब हमें जो समय बीत गया है उसकी भरपाई तो करनी ही करनी है। आने वाले दिनों के लिए भी अपनी तैयारी और अपनी तेजी को बढ़ाना है। साथियों, अगर हम अपने डेयरी सेक्टर को ही देखें तो आज वो 3 ज़राई कानूनों के खिलाफ किसानों का मुजाहरा अभी भी जारी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के कायद राकेश टिकैत ने शक का इजहार किया है कि किसान तहरीक के खिलाफ मरकजी हुकूमत कुछ तो खिचड़ी पका रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की खामोशी इशारा कर रही है कि तहरीक के खिलाफ कुछ तो होने वाला है। 15 से 20 दिनों से हुकूमत खामोश है, वो किसी न किसी तैयारी में लगी है। किसान कायद ने आगे बताया कि हम तब तक दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे जब तक कानून को लेकर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती। अब मरकजी हुकूमत को फैसला करना है कि तहरीक कब खत्म होगी। हुकूमत सभी मांगे मान ले तो हम भी अपने गांव चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर किसान खेत भी देखेंगे और तहरीक भी देखेंगे। इस तहरीक को खत्म करने को लेकर पूछे गए सवाल पर टिकैत ने कहा कि किसान तंजीमों और मरकजी हुकूमत के बीच अब तक 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और
वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा है कि बातचीत के जरिए किसानों के मसाइल का हल निकाला जा सकता है, लेकिन इजलास को लेकर अभी तक मरकजी हुकूमत की तरफ से किसी भी तरह की तजवीज़ किसानों को नहीं मिली है। हुकूमत जब बुलाए हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार की जिम्मेदारी है, और जो फसल पैदा होती है खेत से मंडी तक की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी यहाँ पे सरकार दे, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, उससे किसान बच सकता है। यहाँ पे SC ST कैटेगरी में क्षेत्र को डालना चाहिए, जैसे जोनसार बावर क्षेत्र है विकास नगर में, चक्राता वाली बेल्ट है, ऐसे ही यहाँ पे उनको डालना चाहिए। ये 5-6 चीजों पर अगर काम होगा तो यहाँ पे ये विकास करेगा। कुछ जमीनें हैं जिस जमीन पे 50 और 100 साल से किसान खेती कर रहा है, यहाँ पे बहुत दिन से खेती कर रहा, वो आज भी जमीन उनके नाम नहीं, किसी सोसाइटी के नाम जमीन है, वो सोसाइटी उसके पूर्वज जो पता नहीं कहाँ से निकल गए आगे। तो इन चीजों पे भी काम करना पड़ेगा। जमीन अगर 12 साल से जमीन कोई ज्यादा जोत रहा है तो जमीन तो उसी की हो जाती है। ये सारे सवाल हमारे हैं। गुस्सा है वो फसल बनी दूसरे को रखते हैं अपने पास में, इसकी जरूरत पड़ सकती है। सब किसान महापंचायत के बाद आपकी अगली रणनीति क्या? अगली रणनीति हम कल राजस्थान चल जाएंगे 2 दिन के लिए। मतलब आप कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीर के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS पर तमिल जबान और सकाफत का एहतराम न करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उसकी हिफाजत करना उनका फर्ज है। राहुल गांधी ने कहा कि अपने 3 रोज़ा मुहिम के आखिरी मरहले में वो लोगों से कुछ बातचीत शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की क़यादत वाली हुकूमत तमिल ज़बान व सकाफत का एहतराम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक है कि वज़ीर आला के पलानीस्वामी लोगों के उमूर पर तवज्जो देने के बजाय मोदी के हुक्म पर कार्रवाई कर रहे हैं। मोदी और RSS तमिल ज़बान और सकाफत की तौहीन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक कौम, एक ज़बान और एक सकाफत लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या तमिल हिंदुस्तानी नहीं है, बंगला हिंदुस्तानी नहीं है, तमिल सकाफत हिंदुस्तानी सकाफत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हूँ, तमिल ज़बान और सकाफत की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि तमाम ज़बानों, सकाफत और मज़ाहिब की हिफाजत करना उनका फ़र्ज़ है। The great dance of the day. A simple man is he, relation builder, style keeper. He always... Don't imagine that you are in a function talking to somebody who's come from Delhi. Imagine that you're in your house talking to a family member. அதாவது நம்ம வீட்ல உள்ள ஒருத்தர் போல, என் அண்ணனை போல, சகோதரனை போல நீங்க ரிலாக்ஸ்டா இருந்து பேசுங்க. And be relaxed. Be relaxed. நல்ல ஃப்ரீயா இருந்து பேசுங்க. Because if you do that, then it will be easier for me to understand exactly what it is that you're looking for. நீங்க அப்படி ரிலாக்ஸ்டா இருந்து காரியங்களை சொன்னீங்கன்னா என்னால எளிதா எல்லாத்தையும் நீங்க சொல்றத புரிஞ்சிக்க முடியும். I want you to go away from here with a sense of happiness. I want you to go away from here with a sense of what you would like to do. நான் இங்கிருந்து போறதுனால நீங்க நல்லா என்ன செய்யணும் விரும்புறீங்கன்னு சொல்றத அறிவதற்கு ஆசைப்படுகிறேன். And I don't want you to be uncomfortable, just because there's TV cameras and we have a mic. I want you to be relaxed. TV கேமரா இருக்கு, மைக் இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க பயப்படவோ தயக்கப்படுறதுக்கு தேவையில்லை. Be relaxed. Are you relaxed? Yes. Good. Because I'm very happy to see that there are as many girls here as there are boys. Yes. இங்க girls இருக்கிற மாதிரி இணையாக boys அவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்களே கொஞ்சம் கவனிக்க போறேன். Because normally what happens, you go to an institution, there are either many girls, it's a girls institution, or then there are more boys. But here there is a healthy balance. அதாவது சில பள்ளிக்கூடங்கள்ல நிறைய கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க, இல்ல நிறைய பாய்ஸ் இருப்பாங்க. நம்ம இங்க என்ன 50-50 ஈக்குவலா இருக்கிறீங்க. So it's matching. So feel free to ask questions, feel free to put your opinion across. Tell me what you're worried about, tell me what makes you happy, tell me the things that you want other people to understand about you. அதாவது நீங்க எதெல்லாம் சொல்ல விரும்புறீங்களோ நல்ல சந்தோஷமா சொல்லுங்க, பயப்பட வேண்டாம், ரிலாக்ஸா இருங்க. நீங்க சொல்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நல்ல காரியங்களுக்கு வழிவகுக்கும். ஆகவே ரிலாக்ஸா இருந்து நல்லா சொல்லுங்க. I'll tell you a little bit about what is going on in the country. நாட்டுல என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்ல கொஞ்சம் சொல்ல போறேன். The fight of different
राहुल गांधी अपने तमिलनाडु दौरे के आखिरी दिन मस्ती के मूड में नजर आए। रियासत के मुलागुमुडु के सेंट जोसेफ मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में राहुल ने पहले स्टूडेंट्स के साथ डांस किया। इसके बाद उन्होंने तुलबा को अकीडो की ट्रेनिंग भी दी। उन्होंने यहां पुशअप्स भी लगाए। बाद में बोले इसे थोड़ा टफ बनाते हैं और अब एक हाथ से पुशअप लगाते हैं। Can we have a big round of applause for our Rahul ji? He wants to create. Come on, students, make some noise for our Rahul ji. He wants to say hey for our Rahul ji. Say Rahul ji. Rahul, 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 Rahul. Want to say our slogan. Rahul, 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 Rahul. A real man of integrity. Now we make it difficult. Try with one man. Bruce Lee. कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी पीर से 2 दिन के आसाम के दौरे पर हैं। यहां इंतखाबी मुहिम शुरू करने से पहले प्रियंका गांधी ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से वहां आने की ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई। इसके बाद उन्होंने लखीमपुर में बागान मजदूरों के साथ झूमर डांस भी किया। रोजगार देने का वादा किया, लेकिन आज 5 साल बाद 80,000 रोजगार भी नहीं दे पाए। उनको आप पहचानिए। जो प्रदेश भर में चार्टर प्लेन से घूमते हैं हर समय, वो चुनाव के समय आपके सामने साइकिल चला के आए, तो आप उनको पहचानिए। आप पहचानिए कि आपकी भलाई किसमें है। आज आपके प्रदेश की बहुत बहुत उपलब्धियां हैं। यहां से आप पूरे देश भर में आप अपनी हस्तकला, अपनी जो भी आप कार्य करते हैं, वो सब आप यहां से पूरे देश भर में भेज सकते हैं। लेकिन उसका विपरीत हो रहा है। आपकी अपनी चीजें, जैसे ये अंगोछे, जैसे सुराई, मछलियां भी अलग अलग प्रदेशों से आपके प्रदेश आ रही है। आंध्र प्रदेश से मछली आ रही है, सुराई तमिलनाडु में बन रही है, अंगोछे कहीं और से आ रहे हैं, सूरत से आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? यहाँ पे जो आपकी उपलब्धियां हैं, जो आपकी शक्तियां हैं, उनको मजबूत क्यों नहीं किया जाता है? आपके प्रश्न पूछिए। आपके यहाँ पे असम में जितने भी उद्योग थे, जो आपकी चाय के बागान हैं, जो ऑयल की फील्ड है, वो दूसरों के हाथों में क्यों जा रही है? क्योंकि जो सरकार असम को आज चला रही है, जो सरकार केंद्र में आज है, आपके हित में नहीं है।
अब बात वेस्ट बंगाल की। कांग्रेस कायद अधीर रंजन चौधरी ने गुज़िश्ता रोज ब्रिगेड रैली से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि जो लोग ये समझ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, वो आज की भीड़ के बाद ये नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके बाद ना तृणमूल कांग्रेस रहेगी और ना ही बीजेपी रहेगी। उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि दीदी और मोदी का सियासी एनडीए एक है, दोनों की तरबियत एक ही जगह हुई है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अब ममता बनर्जी की हुकूमत के रुखसती का वक्त आ गया है, रियासत तब्दीली की राह पर है। इस रियासत को ना बीजेपी जैसी फिरका परस्त पार्टी चाहिए और ना ही ममता बनर्जी जैसी लूटमार की सरकार चाहिए। सेकुलर फ्रंटेर नेतृबृंद तारा हाथे हाथ मिलिए एखाने दाঁড়াবেন, আপনারা এখানে প্রত্যক্ষ করবেন এই নেতৃত্বকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন। সভার সভাপতি বিমান বসু, সীতারাম ইয়েচুরি, সূর্যকান্ত মিত্র, মোহাম্মদ সেলিম, লড়েঙ্গে। সেকুলার ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ তারা হাতে হাত মিলিয়ে এখানে। पीर के रोज कारोबार के पहले दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। बीसीसीआई 749 पॉइंट्स या 1.53 ऊपर 49,849 पर और निफ्टी 232 पॉइंट या 1.6% ऊपर 14,761 पर बंद हुआ। आज एमएमटीसी के शेयर में रिकॉर्ड 20% का उछाल रहा। इससे पहले सुबह बीएसई 647 पॉइंट्स ऊपर और निफ्टी 173 पॉइंट्स की बढ़त के साथ खुला था। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान बीएएसआई 958 पॉइंट्स तक ऊपर जाने में कामयाब रहा। आज फाइनेंस, बैंकिंग और फार्मा शेयरों में भारी खरीदारी रही। वहीं रिटेल और इन्फीबीम एवेन्यू के शेयर 17% तक उनमें उछाल रहा। पिछले हफ्ता जुमे को बीएसई 1939 पॉइंट्स और निफ्टी 568 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ था। आज बीएसई का मार्केट कैप 203 लाख करोड़ रुपए का हो गया। गलवान में हिंदुस्तानी फौज के साथ हुई झड़प के बाद चीनी हैकरों ने पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई के पावर सप्लाई सिस्टम पर साइबर अटैक किया था। इस वाकये के बाद मुंबई में करीब 10 से 12 घंटे तक बिजली की सप्लाई ठप रही थी। अमेरिका के एक मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के रेड इको ग्रुप ने इस हादसे को, इस वाकये को अंजाम दिया था। बिजली सप्लाई सुबह करीब 10 बजे ठप हुई। 2 घंटे बाद रेलवे सर्विसेज तो शुरू कर ली गई, लेकिन पूरी तरह दिक्कत को दूर करने में 10 से 12 घंटे लगे थे। इसे इस दहे का सबसे खराब पावर फेलियर बताया गया था। इस बीच महाराष्ट्र के एनर्जी मिनिस्टर नितिन रावत ने भी रिपोर्ट की तस्दीक की है। रावत ने कहा कि हमने इस वाकये की जांच के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई थी। इसकी रिपोर्ट आज शाम तक मिल जाएगी। साइबर अटैक के जरिए चीन हिंदुस्तान को चुप रहने का मैसेज देना चाहता था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब हिंदुस्तान और चीनी फौजी बॉर्डर पर आमने सामने थे, तब मॉलवेयर को उन कंट्रोल सिस्टम में इंजेक्ट किया जा रहा था जो पूरे हिंदुस्तान में बिजली की सप्लाई को देखरेख करते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र साइबर सेल की शुरुआती जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि पावर आउटेज के पीछे मालवेयर अटैक हो सकता है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने आउटेज की बड़ी वजह ठाणे जिले में लोड डिस्पैच सेंटर में ट्रिपिंग को बताया था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।